तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो दूसरा उपाय है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे वो क्या है? मौद्रिक उपाय। हमने बात की थी कि मुद्रास्फीति को हम दो तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, मुद्रास्फीति या महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति को और हम क्या कहते हैं? महंगाई। इसे हम दो तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, इसको नियंत्रित करने के जो दो उपाय हैं उनमें से एक पर हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं और दूसरे पर हम आज बात करेंगे। जिस पर हम बात कर चुके हैं वो क्या था? राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय जो है इसमें दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाती हैं और दीर्घकालीन नीतियों में ये राजकोषीय उपाय जो है कौन करता है? सरकार करती है। और इसमें जो उपाय किए जाते हैं उन पर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो इसमें मेन हमने जो देखा कि राजकोषीय उपाय जो किया जा रहा है उसमें मुख्य जो लक्ष्य है सरकार का वो क्या है? थोक महंगाई को रोकना। महंगाई दो प्रकार की थी, थोक और खुदरा। थोक महंगाई को किससे नापते हैं? थोक मुद्रास्फीति को किससे नापा जाता है? इसे WPI से नापा जाता है। ठीक है, WPI एक ऐसा इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक ऐसा इंडेक्स है या सूचकांक है जो हमें थोक कीमतों में होने वाले परिवर्तन को बताता है। और जब इस थोक कीमतों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है तब सरकार राजकोषीय उपायों के द्वारा इसको रोकने का प्रयास करती है, जिसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनसे भविष्य में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़े, चाहे वो उत्पादन को बढ़ा करके, चाहे वो आयात में वृद्धि करके, चाहे वो काला बाजारी को रोककर या राशनिंग प्रणाली को अपनाकर सरकार यह प्रयास करती है कि जो पूर्ति का स्तर है वो बढ़ाया जाए और महंगाई काबू में आए। देखिए, महंगाई आने के दो कारण हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन इन सभी कारणों को अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो दो कारणों से महंगाई आती है। पहला कारण है मांग में वृद्धि होने से और दूसरा कारण है पूर्ति में कमी होने से। ठीक है, जब बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बहुत कम हो जाएगी तो महंगाई आएगी, या बाजार में किन्हीं कारणों से वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी तो भी महंगाई आएगी। तो इसीलिए जो महंगाई के आंकड़े निकाले जाते हैं उनमें जो WPI और CPI के आंकड़े हैं इनसे हमें पता चलता है कि अलग अलग बाजार में वस्तुओं की कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो थोक महंगाई है ये हमें यह संदेश देती है कि बाजार में, थोक बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति कम होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। यानी कि जब थोक बाजार में महंगाई बढ़ती है तो इसका कारण माना जाता है कि वस्तुओं की आपूर्ति कम हुई है। लेकिन जब खुदरा बाजार यानी कि फुटकर आधार पर जो खुदरा मूल्य होते हैं, इन्हीं खुदरा मूल्य को हम उपभोक्ता मूल्य या कंज्यूमर प्राइस भी कहते हैं। और यह जो खुदरा मूल्य है ये कौन से बाजार में होता है? फुटकर बाजार या खुदरा बाजार में। ठीक है, तो इस फुटकर बाजार में जो महंगाई है या कीमतों का परिवर्तन है उसे हम किससे नापते हैं? उसे हम नापते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ही हम क्या कहते हैं? खुदरा मूल्य। ठीक है, और इसका सूचकांक जो है उसे हम बोलते हैं CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो ये CPI है वो हमें यह संदेश देता है कि बाजार में वस्तुओं की मांग अधिक है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, और WPI हमें संदेश देता है कि बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो जब WPI में वृद्धि होती है तो सरकार पूर्ति बढ़ाने के प्रयास करती है, और जब CPI में वृद्धि होती है तो RBI मौद्रिक उपाय करती है। मौद्रिक उपाय जो दूसरा प्रयास है मुद्रास्फीति को रोकने का। हम बात कर रहे हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों पर। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो दूसरा उपाय है उसे हम मौद्रिक उपाय कहते हैं, और यह उपाय RBI द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत CPI को आधार बनाया जाता है जो मांग पक्ष को प्रभावित करता है। सरकार द्वारा जो WPI को आधार बना करके महंगाई को रोका गया था वह पूर्ति पक्ष को प्रभावित करने वाले उपाय थे, लेकिन RBI जो उपाय करेगा जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वे सभी मांग पक्ष को प्रभावित करते हैं। करेक्ट?
और मांग और पूर्ति को बैलेंस करके ही महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। तो आधा काम सरकार करती है, बाकी आधा काम आरबीआई कर देता है। दोनों का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। और भारत के लिए मुद्रास्फीति के नियंत्रण का मतलब क्या है? उर्जित पटेल कमेटी ने जो सुझाव दिया है, वार्षिक 4% की कीमत वृद्धि भारत के लिए अनुकूल होगी, जो ±2% हो सकती है। तो मुद्रास्फीति को अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के बीच में रखने का उद्देश्य सरकार और आरबीआई दोनों का है, और ये राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राजकोषीय उपाय सबको समझ में आ गए थे, कोई डाउट तो नहीं था किसी को? तो आज हम सीधे आ जाते हैं मौद्रिक उपायों पर। ठीक है, मौद्रिक उपाय। अब यहां पर एक बात आपको स्पष्ट हो गई कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के ये जो मौद्रिक उपाय हैं, ये ग्राहक की डिमांड को परिवर्तित करते हैं, मांग को परिवर्तित करते हैं। ऐसे प्रयास आरबीआई करता है कि ग्राहक की जो डिमांड है वो अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो जाए। हम किसको यहां पर नियंत्रित करने वाले हैं? महंगाई को। और महंगाई क्यों बढ़ रही है? यहां पर डिमांड बढ़ने से। ठीक है, डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा कि ग्राहक की डिमांड कम हो, जिससे कि महंगाई कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो ग्राहक की जो डिमांड है वो किससे प्रभावित होती है? वो प्रभावित होती है मुद्रा की तरलता से। ठीक है, मुद्रा की तरलता से। और मुद्रा की तरलता जो है, ये जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मौद्रिक उपाय है, ये ग्राहक की मांग पक्ष को प्रभावित करता है, और ग्राहक की मांग प्रभावित होती है मुद्रा की तरलता से। ठीक है, मुद्रा की तरलता से। मुद्रा की तरलता क्या होती है बताइए? मुद्रा की तरलता से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, इसका कुछ पार्ट हैंग कर रहा है। मुद्रा की तरलता से क्या तात्पर्य है? मुद्रा की तरलता से तात्पर्य है वह मुद्रा जो लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हम कभी भी खर्च कर सकते हैं, या जो किसी भी समय विनिमय का या लेन देन का माध्यम बन सकती है। ठीक है, तो मुद्रा की तरलता किससे प्रभावित होती है? मुद्रा की तरलता प्रभावित होती है ग्राहक द्वारा खर्च किए जाने की आदत या बिहेवियर से। ठीक है, तो यहां पर आरबीआई कुछ ऐसा करता है जिससे ग्राहक की क्रय क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि महंगाई है। महंगाई को रोकने के लिए डिमांड कम करनी होगी, और डिमांड कम करने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम करनी होगी। तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम करने के लिए क्या करना होगा? मुद्रा की तरलता या मनी लिक्विडिटी कम करनी होगी। तो आरबीआई जो भी कर रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मौद्रिक नीति है आरबीआई की, इस मौद्रिक नीति में आरबीआई द्वारा जो भी किया जा रहा है वह सभी मुद्रा की तरलता को कम करने के प्रयास हैं। तो यहां पर आरबीआई मुद्रा की तरलता को कम करने के लिए जो साधन अपनाता है उसे कहते हैं मौद्रिक उपायों के साधन, या टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन उपायों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर पर। सीआरआर और एसएलआर एक टूल्स है जिसके द्वारा आरबीआई मुद्रा की तरलता को कम करता है। अब सारा काम हम यहां पर, सारी चीजें जो आरबीआई कर रहा है उसका क्या उद्देश्य है? मुद्रा की तरलता को घटाना, क्योंकि डिमांड पक्ष को ये फोकस करता है और डिमांड तरलता से ही प्रभावित होती है। तो सीआरआर और एसएलआर के द्वारा ये काम करता है आरबीआई। और क्या करता है? बैंक रेट और रेपो रेट के द्वारा ये काम करता है, बैंक दर और रेपो दर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आरबीआई RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट के द्वारा यह काम करता है, और आरबीआई करता है ओएमओ के द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, इसमें और भी आ जाते हैं, एमएसएफ रेट भी आ जाता है, बट मेन ये हैं। ये सब क्या है? ये सब है मौद्रिक उपाय के साधन, मौद्रिक नीतियों के साधन। यहां पर आपको हम बता दें कि अप्रैल 2016 से आरबीआई की जो 6 सदस्य की मौद्रिक नीति समिति है, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 6 सदस्य होते हैं। और ये नया सिस्टम कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ है, और इसके अंतर्गत
एक एमपीसी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, मौद्रिक नीति समिति, जिसमें 6 सदस्य हैं। इनमें से 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होंगे और इन 3 में से एक आरबीआई का गवर्नर भी होगा। बाकी 3 सदस्य कौन होंगे? ये सरकार के प्रतिनिधि होंगे, सरकार की तरफ से होंगे या सरकार के प्रतिनिधि होंगे। तो ये 6 लोग मिलकर के अब तय करेंगे कि इनमें कैसा परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पहले हमें इनको समझना है कि ये क्या है, उसके बाद ही तो हम समझ पाएंगे ये काम कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे आरबीआई के नियंत्रण में है और आरबीआई ही इनमें परिवर्तन कर सकता है। यहां पर हमको एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी है कि आरबीआई जो भी करता है उसका प्रभाव बैंकों पर पड़ता है। ठीक है, बैंक्स उसी हिसाब से अपनी नीतियां बदलेंगे और बैंक जो नीतियां बदलेंगे उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा किस पर पड़ेगा? पब्लिक पर पड़ेगा ना। यानी कि जो पब्लिक है वो सीधे बैंकों की नीतियों से प्रभावित होगी तो उसका असर पड़ेगा, और पब्लिक जो भी करेगी उसका असर जहां पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं मार्केट या इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। तो जो हमारी इकोनॉमी होती है वो क्या है? मार्केट का ही तो बड़ा रूप है। बाजार इकोनॉमी का एक छोटा रूप है और देश के सारे बाजारों को मिला दो तो इकोनॉमी बन जाती है। तो यहां पर आरबीआई जो भी करेगा उसका फाइनल इंपैक्ट कहां पड़ने वाला है? इकोनॉमी में। ठीक है, अब इकोनॉमी में इस समय क्या हो रहा है? मुद्रास्फीति बढ़ गई है जिसे इसको कंट्रोल करना है। मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? यहाँ इकोनॉमी में क्या ऐसा हो गया है? तो यहां पर समझिए कि यहां पर जो मनी है इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी में लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, लेकिन जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी सप्लाई क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब बाजार में सामान कम है लेकिन लोगों के पास पैसे ज्यादा है। सिंपल सी बात है। लोगों के पास पैसे क्यों ज्यादा है? क्योंकि मुद्रा की तरलता बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों की जेब में पैसे ज्यादा हैं, जबकि बाजार में सामान कम है। अब सामान कम है और खरीदार ज्यादा है तो क्या होगा? सामान कम होंगे और खरीदार ज्यादा होंगे तो क्या होगा? सामान महंगा हो जाएगा। तो भाई या तो नया सामान बाजार में लाया जाए, जो कि सरकार का काम है। आरबीआई तो ये काम करेगा नहीं कि मार्केट में नया सामान, वो क्यों करने लगा? तो ये काम सरकार करेगी राजकोषीय उपाय के द्वारा कि बाजार में सप्लाई बढ़ाई जाए वस्तुओं की, लेकिन तब तक के लिए अर्थव्यवस्था को संभाला तो जाएगा। तो ये जो दूसरा वाला काम है इसको करने के लिए आरबीआई ये जो अतिरिक्त मुद्रा है इसको अर्थव्यवस्था से बाहर निकाला जाएगा। ये जो बाजार में अतिरिक्त मुद्रा है उसको बाहर निकाला जाएगा। अतिरिक्त मुद्रा से मतलब क्या है? जो अतिरिक्त तरलता है, जो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है बाजार में, उसको बाहर किया जाएगा। अब कैसे बाहर किया जाएगा इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि बाजार में 1 लाख रुपयों के बराबर वस्तुएं उपलब्ध हैं लेकिन लोगों की जेब में 5 लाख रुपए हैं, तो सामान क्या होगा? महंगा हो जाएगा। ठीक है, सामान महंगा हो जाएगा। तो बाजार में अगर 1 लाख रुपए के मूल्य के बराबर वस्तुएं हैं तो लोगों की जेब में भी 1 लाख रुपए ही होने चाहिए। 4 लाख रुपया उनकी जेब से निकालने पड़ेंगे। तो ये 4 लाख रुपया कैसे निकाले जाएंगे? अब ध्यान देना, ये जो 4 लाख रुपए हैं इनमें से हो सकता है कुछ पैसे ऐसे हों जो लोगों ने बैंक से लोन लिए हों, है ना, बैंक से लोन लेके आए हों, और कुछ पैसे ऐसे हैं जो लोगों की अपनी क्या है? सेविंग्स है ना, लोगों की अपनी सेविंग्स है। तो इन दोनों को रोकना होगा खर्च करने के लिए, क्योंकि बाजार में केवल 1 लाख रुपए के बराबर वस्तुएं हैं तो लोगों की जेब में 1 लाख रुपए रहने चाहिए, बाकी ये 4 लाख रुपए उनकी पॉकेट से बाहर निकालना है। अब ये कैसे निकाला जाएगा बस इसको आपको समझना है। ठीक है, उद्देश्य हमने बता दिया, क्या करना है कैसे करना है उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। हमने जो अभी आरबीआई के टूल्स पढ़े थे उनमें से हम पहले की बात करते हैं जिसे हम सीआरआर कहते हैं, और इसी को हम साथ में पढ़ेंगे एसएलआर। इसको बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात और इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात, ये 2 नाम हैं और 2 चीजें हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बात करें। हालांकि ये टॉपिक बैंक में भी आएंगे, रिपीट होंगे, पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा है, 2 बार पढ़ने को मिलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन यहां से बहुत आता है।
पहली बात तो ये कि हमें ये जानना है, भाई हम कुछ नहीं जानते कि CRR क्या, हमने पहली बार ये शब्द सुना है, तो अगर हम इसके फंक्शन पढ़ा भी देंगे तो सब ऊपर से निकल जाएंगे, क्योंकि अपने को यही नहीं पता है कि ये है क्या, फिर काम चाहे जो भी करते हो। तो पहले ये समझ लो कि ये क्या है। देखिए, जो बैंक होते हैं इनका भी बैंक होता है कौन? RBI। RBI क्या है? बैंकों का बैंक है, और बैंकों के साथ साथ RBI सरकार का भी बैंक है, और सरकारों में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आती हैं, यानी कि RBI केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बैंकों का बैंक है। तो बैंक जनता को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, हम और आप जनता हैं, हम बैंक में जाते हैं, तो जो भी सुविधाएं बैंक आपको और हमको देते हैं वही सुविधाएं RBI बैंक को और सरकार को भी देता है। तो यहां हम सरकार को नहीं लेके आ रहे हैं, सीधे बैंक की बात हमें करनी है, ठीक है। तो RBI क्योंकि बैंकों के माध्यम से ही तो बाजार से जुड़ेगा, और बैंक का बैंक RBI है, तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक, जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं, इन सब का अकाउंट है RBI में। जैसे हम और आप बैंक से जुड़ने के लिए क्या करते हैं? अकाउंट खुलवाते हैं, तो वैसे ही बैंकों का अकाउंट है किसमें? RBI में। तो RBI बैंकों के लिए क्या सुविधा देता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जान लो कि बैंक आपको क्या सुविधा देता है। आप बैंक में दो मकसद से जाते हैं, दो उद्देश्य हैं आपके बैंक में जाने के, या बैंक आपको दो तरह की सुविधाएं देता है। कौन कौन सी बताएं? एक तो आपकी डिपॉजिट को अपने पास जमा करता है, जो आपकी सेविंग्स है, जो आपके पास बचत हुई है घर में, खर्चे के बाद जो पैसा बचा है उसे आप बैंक में जमा करते हैं, उस पर आपको बैंक ब्याज देता है, ठीक है। और दूसरा काम बैंक में आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं, चाहे डायरेक्ट लें या इनडायरेक्ट लें, चाहे कैश के रूप में लें या क्रेडिट कार्ड के रूप में लें, ठीक है। तो बैंक आपको दो तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, आपको ऋण देता है और आपके जो सरप्लस मनी है उसको अपने पास डिपॉजिट करता है, ठीक है। ऐसे ही बैंक भी RBI से दो प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी कि बैंक द्वारा RBI के पास अपने डिपॉजिट भी जमा किए जाते हैं जिन पर RBI बैंकों को ब्याज देता है, और जरूरत पड़ने पर बैंक RBI से कर्ज भी लेते हैं जिससे कि जिस पर बैंक RBI को ब्याज देता है, ठीक है। इसी तरह से RBI ने कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, बैंकों को नियमित करने के, प्रबंधित करने के कुछ नियम बना रखे हैं। ये RBI के जब स्थापना हुई थी उसी में शामिल था कि RBI को क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं बैंकों के संदर्भ में। जब बैंक पढ़ाएंगे तो बताएंगे RBI की स्थापना कैसे हुई थी। तो यहां पर ये जो RBI है इसने कुछ नियम बनाए हैं, उनमें से इससे संबंधित नियम ये है कि बैंकों में जनता द्वारा जो डिपॉजिट किया जाएगा, जो पैसा जनता डिपॉजिट कर रही है बैंक में, और जो पैसा जनता निकाल रही है यानी कि विड्रॉल कर रही है, तो जनता द्वारा किए गए कुल जमाओं और जनता द्वारा की गई कुल निकासी के बीच का जो अंतर है, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बैंकों की शुद्ध जमाएं। क्या कहेंगे? बैंकों की शुद्ध जमाएं, या इसको हम कह सकते हैं नेट डिपॉजिट, शुद्ध जमाएं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बैंक में 200 रुपए जमा हुए और 100 रुपए निकाले गए, तो बैंक की शुद्ध जमाएं या नेट डिपॉजिट कितने हो गए? 100 रुपए ना। बैंक के पास कितने बचे? 100 रुपए बचे। सिंपल सी बात है। क्या ये 100 रुपए बैंक के हैं? किसके हैं? डिपॉजिटर्स के हैं, पब्लिक के हैं, जनता का धन है। तो इस धन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? बैंक या RBI? बैंक नहीं लेगी, क्योंकि बैंक तो व्यापारिक है, व्यापार करने बैठी है। ये इस पूरे पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी लाभ कमाने के लिए, और अगर ये पैसा डूब गया तो, है ना। और अगर मान लीजिए कि बैंक के पास ये 100 रुपया है और आप सब लोग आ गए बैंक से उधार लेने, आप सबको उधार दे दिया बैंक ने, और अगर बाजार में ज्यादा मनी फ्लो पहुंच गया तो महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आपने बैंक का ये पैसा मार लिया तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, और पब्लिक का जिसका ये पैसा था वो भी बर्बाद हो जाएंगे, तो आर्थिक संकट आ जाएगा कि नहीं। तो बाजार में मुद्रा की तरलता को मैनेज करने के लिए और आर्थिक सुरक्षा के लिए RBI ने कुछ नियम बनाया है। RBI ने यह नियम बनाया है कि बैंक के पास ये जो शुद्ध जमा है, इस शुद्ध जमा का कुछ अनुपात जो कि RBI तय करेगा, इस शुद्ध जमा का कुछ अनुपात नगद रूप में RBI के पास रखा जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से, और उसको कहा जाएगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो की डेफिनेशन सुनिए, ठीक है। बैंक की शुद्ध जमाओं का वह भाग, बैंकों की शुद्ध जमाओं का
कुल जमा 200 रुपए था, शुद्ध जमा की बात हो रही है, ठीक है ना। बैंकों की शुद्ध जमाओं का वह भाग जो आरबीआई के निर्देश पर बैंक आरबीआई के पास नगद रूप में जमा करते हैं उसे सीआरआर कहा जाता है, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आ गया, उसे सीआरआर कहा जाता है। अगर आरबीआई ने तय किया है कि 5% सीआरआर रखना पड़ेगा, तो इस 100 रुपए का 5% गया आरबीआई के पास, 5 रुपए, इस 100 का 5 रुपए गया आरबीआई के पास। अब बैंक के पास कितना रह गया, 95 रुपए रह गया ना, 95 रुपीज रह गया। तो ये 5 रुपए आरबीआई चाहे तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में नगद बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, तरलता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आरबीआई इसको 5 से बढ़ा के 10% कर सकता है। और आरबीआई को लगता है कि बाजार में नगदी कम है, तो इसको 5 से बढ़ा करके 2% कर सकता है। इसका मतलब है कि आरबीआई को घटाने और बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता भी घटती और बढ़ती है। कि भाई सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर आरबीआई ने सीआरआर की मात्रा में, सीआरआर की दरों में वृद्धि कर दी, तो बैंकों के पास जनता को ऋण देने के लिए कम पैसा होगा, बैंकों की तरलता घटेगी। और जब बैंकों की तरलता घटेगी, कम पैसा होगा, तो बैंक भी जनता को कम उधार दे पाएंगे या महंगा देंगे। महंगा देंगे तो जनता कम लेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जनता द्वारा बैंक से ऋण लिए जाने की मात्रा घट जाएगी और बाजार में जो मुद्रास्फीति बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। इसको हम उसी उदाहरण से समझते हैं जो हमने आपको अभी समझाया था कि बाजार में वस्तुएं हैं 1 लाख रुपए के बराबर और लोगों की जेब में पैसा है 5 लाख। अब आरबीआई को इस 5 लाख को कम करके 1 लाख करना है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए बैंक से उधार लेके आए थे, चुकाएंगे हर महीने। कुछ ऐसे हैं जिनका 2 लाख रुपए अपना है। तो जब आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगी तो बैंक भी अपनी, तो बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, तो बैंक जनता को कम उधार दे पाएंगी और जो लोग बैंक से उधार लेकर के खर्च करने आए थे अब वो कम खर्च करेंगे। उनकी जेब में बैंकों से जो तरलता आ रही थी वो रुक जाएगी। रुक जाएगी कि नहीं। तो सीआरआर बढ़ने से क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति में कमी हो रही है। इसका मतलब है जब महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई इसको नियंत्रित करने के लिए सीआरआर की दरों में वृद्धि कर देती है। इतनी बात समझ में आई। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। अब एसएलआर क्या है। सीआरआर और एसएलआर में थोड़ी सिमिलरिटी है और थोड़ी सी इनमें भिन्नताएं हैं। हम बता देते हैं दोनों में क्या समानता है क्या असमानताएं हैं। जैसे बैंकों की शुद्ध जमाओं का कुछ भाग आरबीआई के पास नगद रूप में रखा गया था, वैसे ही आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि आपके पास ये जो शुद्ध जमा है इसका एक निश्चित अनुपात नगद या संपत्ति के रूप में बैंक अपने पास सुरक्षित रखेंगी, उसे एसएलआर कहा जाएगा। जो 100 रुपया बैंकों के पास शुद्ध जमा है उसका एक भाग तो नगद रूप में आरबीआई के पास रख दिया, उसे सीआरआर कहा गया। लेकिन इसी 100 रुपए का एक निश्चित अनुपात जिसे बैंक अपने पास गारंटी के रूप में रखेंगी उसे एसएलआर कहा जाएगा। सीआरआर और एसएलआर में अंतर देखिए। सीआरआर आरबीआई के पास रखा जाता है और कैश में रखा जाता है। एसएलआर बैंक अपने पास रखते हैं और कैश के अलावा गोल्ड और दूसरी संपत्ति के रूप में भी रख सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। यहां तक समझ में आया। लेकिन सीआरआर और एसएलआर के रूप में रखा गया धन वो धन है जिसे बैंक जनता को उधार देने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये मुद्रा कैसे मुद्रा में बदल गई, ये स्थिर मुद्रा में बदल गई। मुद्रा के 2 रूप हमने बताए, तरल मुद्रा और स्थिर मुद्रा। और जब मुद्रा स्थिर रूप में बदलती है तो इससे क्या होता है, तरलता में कमी आती है और तरलता में कमी आती है तो ग्राहक की क्रय क्षमता में कमी आती है। और ऐसा कब किया जाता है, जब मुद्रास्फीति को रोकना हो। इसका मतलब है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर की दरों में वृद्धि कर देगी। बात समझ में आई। सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करने से बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे जनता की जेब में जाने वाली जो तरलता है वो घट जाएगी
इससे उनकी क्रय क्षमता कम होगी और बाजार में जो मुद्रा का प्रवाह या मनी फ्लो है वो धीमा हो जाएगा। क्योंकि वस्तुओं की मात्रा कम है और मुद्रा का फ्लो बहुत ज्यादा है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुद्रा के फ्लो को धीमा करना होगा। तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा करके आरबीआई ने ये कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप बाजार में मांग पूर्ति का संतुलन बन गया। बात समझ में आ गई? लिखते जाइए साथ साथ। जो हमने शुरुआत से बताया उसको भी नोट करा दें, उसके बाद फिर इसको टूल्स पर आएंगे। लिखें, आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ब्रैकेट में सीपीआई, आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मांग पक्ष को प्रभावित करने वाले तत्व अर्थात मुद्रा की तरलता को नियंत्रित किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं वस्तुओं की पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित होता है। मौद्रिक उपायों के अंतर्गत आरबीआई की 6 सदस्यीय समिति बताया हमने आपको, 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसमें 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी विभिन्न साधनों के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति अथवा तरलता को नियंत्रित करता है। फर्स्ट हेडिंग दीजिए, सीआरआर एवं एसएलआर। फर्स्ट पॉइंट, सीआरआर एवं एसएलआर नगद आरक्षित अनुपात एवं वैधानिक तरलता अनुपात। लिखें, इसमें सबसे पहले नोट करेंगे हम कि सीआरआर एसएलआर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये कैसे काम करते हैं उस पर बात करेंगे। सीआरआर एसएलआर में लिखिए, बैंकों की शुद्ध जमाओं का वह भाग जिसे आरबीआई के निर्देश पर बैंकों की शुद्ध जमाओं का वह भाग। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सीआरआर क्या है तो ऑप्शन पर ध्यान देंगे, बैंकों की कुल जमा या बैंकों की शुद्ध जमा। तो कुल जमा वाला रॉन्ग होगा, शुद्ध जमा वाला सही होगा उत्तर, ठीक है। बैंकों की शुद्ध जमाओं का वह भाग जिसे आरबीआई के निर्देश पर बैंक नगद रूप में आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं, उसे सीआरआर कहा जाता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार बैंकों की शुद्ध जमाओं का वह भाग, इसी प्रकार बैंकों की शुद्ध जमाओं का वह भाग जो बैंक द्वारा स्वयं अपने पास रिजर्व रखा जाता है, जो बैंक द्वारा स्वयं अपने पास रिजर्व रखा जाता है, उसे एसएलआर कहते हैं। रिजर्व रखा जाता है उसे एसएलआर कहते हैं। यह नगद के साथ साथ संपत्ति के रूप में भी रखा जा सकता है। यह नगद के साथ साथ संपत्ति के रूप में भी रखा जा सकता है। अब ये हमने जाना कि ये क्या है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिए। सीआरआर एवं एसएलआर की वृद्धि से, सीआरआर एवं एसएलआर की वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, या बैंकों की तरलता में कमी आती है, बैंकों की तरलता में कमी आती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम होने से, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम होने से कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं। मुद्रा की आपूर्ति कम होने से कीमतें नियंत्रित हो जाती हैं। समझ में आ गया? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आई हो मेरी बात? देखिए, इसे आपको मीनिंग समझना है कि ये क्या है और इसके फंक्शन समझने हैं। बस एक बार समझ में आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। पहला टूल समझ में आया। चलते हैं अब सेकंड टूल्स की तरफ। क्या है अगला टूल्स इसका? आरबीआई का पहला टूल सीआरआर एसएलआर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है बैंक रेट, बीआर एंड आरआर। बैंक रेट और रेपो रेट या रीपो रेट, ठीक है। तो बैंक रेट और रेपो रेट समझने के लिए हमें फिर से एक बार अपने आप को देखना होगा कि हम जब बैंक जाते हैं लोन लेने, तो बैंक हमें लोन देते हैं, बदले में हमसे ब्याज लेते हैं। ऐसे ही जब बैंक जाते हैं आरबीआई से लोन लेने, तो आरबीआई भी बैंक से ब्याज लेता है। आरबीआई भी बैंक से ब्याज लेगा। तो ये दो तरह के ब्याज हैं। अगर बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण लेगा, अगर बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण लेगा, तो इन दीर्घकालीन ऋणों पर आरबीआई द्वारा जो ब्याज लिया जाएगा उसे कहा जाएगा बैंक रेट, ठीक है। और जब बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेता है, अल्पकालीन जब ऋण लेता है, तो उस पर जो ब्याज बैंक देता है आरबीआई को, उसको कहा जाएगा रेपो रेट। तो बैंक रेट, रेपो रेट क्या है? ये दोनों ही ब्याज की वे दरें हैं जिन पर आरबीआई बैंकों को कर्ज या लोन देता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, बैंक ये लोन ले क्यों रहे हैं आरबीआई से? क्या करेंगे बैंक इसका? क्या करेंगे बैंक इस पैसे का? जनता को देंगे ना, बेनिफिट कमाएंगे। देखिए, आरबीआई से, ये आरबीआई की ब्याज दरें हैं। आरबीआई से इन दोनों रूप में बैंक ने जो कर्ज लिया है, बैंक इस कर्ज को कहां देंगे? कहां जाएगा? ये पब्लिक में जाने वाला है, क्योंकि पब्लिक इनसे ऋण लेगी, है ना। पब्लिक इनसे ऋण लेगी। तो और पब्लिक जो बैंक से ऋण लेती है, उस पर पब्लिक जब बैंक को ब्याज देती है ना, उस ब्याज को क्या बोलते हैं? ऋण ब्याज दर। क्या बोलते हैं? ऋण ब्याज दर। अब मान लीजिए कि
ये आरबीआई ले रहा है बैंक से और ये बैंक ले रही है पब्लिक से, तो पब्लिक जो देगी और बैंक जो आरबीआई को देगा, कौन सा वाला ब्याज ज्यादा होगा? पब्लिक वाला ज्यादा होगा ना, क्योंकि आरबीआई से सस्ता लेकर के पब्लिक को महंगा दिया जाएगा, तभी तो बैंक को बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आरबीआई ने या बैंक ने आरबीआई से 6% पर 6% बीआर यानी कि बैंक रेट पर ऋण लिया और पब्लिक को 7% पर दिया। उदाहरण के लिए मान लेते हैं 7% पर दिया, ठीक है। तो यहां पर 1% का बेनिफिट कमा रहा है बैंक, लेकिन अगर आरबीआई ने इसको बढ़ा करके 7% कर दिया तो बैंक भी तो अपना बढ़ाएगा 1%, 8% कर देगा। यानी कि जैसे जैसे आरबीआई अपने बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे बैंक भी पब्लिक के लिए अपनी ऋण ब्याज दर को बढ़ाती जाएंगी। अरे वो एग्जाम्पल हमने माना, आप इसको 10 मान सकती हैं, एग्जाम्पल हमने माना है ना। इससे ज्यादा होगा तो ज्यादा हो गया, वो 1% होगा, 2% होगा। हर बैंक का अलग अलग है, तभी तो किसी बैंक में सस्ता मिल जाता है, किसी महंगा मिल जाता है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं बैंकों के, बाकी खर्चे कितने हैं, तो उस हिसाब से ये अपना डिफरेंस इसमें रखते हैं। अब यहां पर जैसे जैसे आरबीआई अपना बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे बैंक भी अपने पब्लिक के लिए ऋणों की ब्याज दरें बढ़ाती जाएंगी। और जब ऋण महंगा होता जाएगा तो पब्लिक बैंकों से कम कर्ज लेगी और इकोनॉमी में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। कर कौन रहा है? आरबीआई। इंपैक्ट कहां देखा जा रहा है? इकोनॉमी में। तो आरबीआई ये देखता है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाने से महंगाई बढ़ गई है, तो उस आपूर्ति या फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ेंगे, वैसे ही बैंक के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। फिर बैंक भी जनता को महंगा कर्ज देगी और जनता बैंक से कम कर्ज लेगी, जिससे कि उसकी खर्च करने की क्षमता घटेगी, बाजार में मनी फ्लो धीमा हो जाएगा और कीमतें कम हो जाएंगी। क्योंकि जब लोगों की जेब में कम पैसा होगा तो वो कम सामान खरीदेंगे, और जब कम सामान खरीदेंगे तो कीमतें बैलेंस हो जाएंगी। ये कुछ इसी प्रकार से है। एग्जाम्पल देखें कि अगर मान लीजिए बाजार में जो टू व्हीलर्स हैं वे बहुत तेजी से उनकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन मार्केट में नए टू व्हीलर्स बनके नहीं आए हैं, तो बहुत महंगे हो गए हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि जो फाइनेंसर्स हैं, इनके जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं, वे उस पर ब्याज लगाना शुरू कर देंगी। अभी मान लीजिए 0 इंटरेस्ट पर आपको पैसा मिल जाता है बाइक खरीदने के लिए, लेकिन बाद में अगर ये 5% इस पर ब्याज लगा दें तो अब आपको महंगा पड़ जाएगा बाइक खरीदना। तो आप यानी कि आप जैसे बहुत सारे लोग बाइक खरीदने के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देंगे, बाद में खरीदेंगे। तो ऐसे में उनकी जो कीमतें, जो डिमांड है घटेगी, कीमतें घटेंगी, तब तक और नई बाइक बन के आ जाएंगी। तो ऐसे ही मार्केट में जब तक कि नया सामान बनके नहीं आ जाता, आपूर्ति सप्लाई नहीं हो जाती, जब तक वस्तुओं की नई आपूर्ति नहीं आ जाती, तब तक मुद्रा की आपूर्ति को कम करके कीमतों को घटा करके इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर इस मुद्रास्फीति को नहीं रोका गया तो लोगों की सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, और सेविंग्स नहीं हो पाएंगी तो पूंजी का संचय नहीं हो पाएगा, पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा, और जब पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो नए निवेश के लिए पूंजी कहां से आएगी। इसलिए ये जो साइकिल है, किसका साइकिल है? आय, बचत, निवेश और पुनः निवेश, इन सब का जो साइकिल है ये चलते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रयास अलग अलग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बैंक रेट और रेपो रेट के बढ़ने से क्या हो रहा है? मनी फ्लो कम हो जा रहा है। ठीक इसके रिवर्स अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे, अभी हम इसको दूसरा पार्ट, आपको इन्फ्लेशन का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, रिसेशन, मंदी, ठीक है। स्फीति का दूसरा पार्ट है मंदी। बिल्कुल जैसे स्फीति जब कीमतें ऊपर होती हैं और मंदी जब कीमतें एकदम बॉटम पर होती हैं, डाउन होती हैं, तो उसको हम आगे बात करेंगे। उस सिचुएशन में आरबीआई जस्ट इसके उल्टा करेगा। जो आरबीआई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो भी कर रहा है अपने साधनों में, मंदी को दूर करने के लिए जस्ट इसके उल्टा करेगा आरबीआई, ठीक है। रिवर्स एकदम साइकिल चल जाएगा इसका। तो यहां पर बीआर और रेपो रेट समझ में आ गए हो तो हम इसको नोट कर लेते हैं। कोई भी बैंक हो, वो अनुसूचित व्यापारिक बैंक है तो आरबीआई में रजिस्टर्ड है और वो आरबीआई के सारे फंक्शंस को फॉलो करेंगे। हाँ हाँ,
सारे बैंक अपने आप से निर्धारित करते हैं। जैसे एसबीआई क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, तो एसबीआई भी तो खुद ही निर्धारित करता है ना। ना, सरकार तो नाम ही ना लीजिए, आरबीआई बोलिए, सरकार कुछ नहीं करती इसमें, आरबीआई नहीं करती। आरबीआई ने कुछ रूल रेगुलेशन बताए हैं जो कि हम बैंक में आपको पढ़ाएंगे। उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सभी बैंक अपनी ब्याज खुद डिसाइड करते हैं, इसीलिए हर एक बैंक के ब्याज अलग अलग होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है ना। और जिन्हें आप सरकारी कर रही है वो सरकारी नहीं होते बेटा, पब्लिक सेक्टर्स बैंक होते हैं। सरकारी बैंक केवल आरबीआई है और पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और आरबीआई, ये दो ही सरकारी बैंक हैं। सरकारी मतलब होता है जिसमें 100% कंट्रोल और कैपिटल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। बाकी के ऐसे बैंक जिनमें मैक्सिमम 51, जिसमें मिनिमम 51% गवर्नमेंट का हो और बाकी मैक्सिमम 49% प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हो, दैट इनको हम क्या बोलते हैं, ये पब्लिक सेक्टर्स बैंक होते हैं। इनको सरकारी बैंक कहना गलत होगा, ठीक है। तो चाहे पब्लिक सेक्टर्स के हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, इन सभी बैंकों के ब्याज दरों का निर्धारण ये स्वयं करते हैं, लेकिन इसके लिए आरबीआई द्वारा बनाए गए मानदंडों का इनको पालन करना पड़ता है। क्लियर? लिखिए चलिए, डीआर और आरआर को नोट कर लीजिए, बैंक रेट और रेपो रेट लिखिए। ये ब्याज की वे दरें हैं, ये ब्याज की वे दरें हैं जिन पर आरबीआई, ये ब्याज की वे दरें हैं जिन पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। व्यापारिक बैंकें समझती हैं किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंकें वे होती हैं जो व्यापार करती हैं। व्यापार करती हैं किसका? मुद्रा का। जो मुद्रा में व्यापार करे वो व्यापारिक बैंक, और मुद्रा में व्यापार मतलब डिपॉजिट करना और लोन देना, ठीक है। ये ब्याज की वो दरें हैं जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं। दीर्घकालीन ऋणों पर बैंक दर, दीर्घकालीन ऋणों पर बैंक दर एवं अल्पकालीन ऋणों पर रेपो दर, दीर्घकालीन ऋणों पर बैंक दर एवं अल्पकालीन ऋणों पर रेपो दर के रूप में आरबीआई बैंकों से, एवं अल्पकालीन ऋणों पर रेपो दर के रूप में आरबीआई बैंकों से ब्याज प्राप्त करता है। आरबीआई बैंकों से ब्याज प्राप्त करता है, ब्याज प्राप्त करता है। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं क्या है, उसके बाद इनके फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ब्याज प्राप्त करता है, नई लाइन से लिखिए, बैंक रेट ऑब्लिक रेपो रेट, बैंक रेट ऑब्लिक रेपो रेट, रेपो रेट एवं मुद्रा की आपूर्ति के मध्य विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की आपूर्ति के मध्य विपरीत संबंध होता है। समझ पाए इस बात को? विपरीत संबंध होता है मतलब जब बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति घटती है, और जब बैंक रेट और रेपो रेट घटते हैं तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है। अपोजिट बिहेवियर है इनमें, ठीक है। आगे लिखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बैंक दर एवं रेपो दर में, आरबीआई बैंक दर एवं रेपो दर में वृद्धि करता है, जिससे रेपो दर में वृद्धि करता है, जिससे पहला प्रभाव इसका किस पर पड़ेगा? बैंक पर, ठीक है। जिससे बैंकों की ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है, बैंकों की ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है, मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? चलते हैं अगले पॉइंट पर। आरबीआई का अगला उपाय या अगला साधन या टूल्स जिसके द्वारा वो
मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा है। वो क्या है? RRR, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट। क्या है इसका पूरा नाम? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में रिवर्स वर्ड लगा हुआ है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? वापसी। ठीक है, यहां पर ये ऐसा ब्याज है जो आरबीआई देता है किसको? बैंक को। ये आरबीआई बैंक को देता है। क्यों देता है आरबीआई बैंक को? क्योंकि बैंक अपना पैसा देते हैं आरबीआई को, है ना। बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं। मैंने अभी बताया हम और आप भी अपना पैसा आरबीआई बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। क्यों करते हैं? ब्याज के लिए। भाई यहां पर अगर बैंक के पास ये जो नेट डिपॉजिट है 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, अब इस 100 रुपीज को बैंक पब्लिक को देगा। ठीक है, बैंक पब्लिक को देगा तो पब्लिक ब्याज देगी। सपोज दैट अगर पब्लिक बैंक को 7% ब्याज दे रही है और आरबीआई नहीं चाहती कि बैंक ये पैसा पब्लिक को दे। क्यों? क्योंकि पब्लिक की जेब में ज्यादा पैसे पहुंचने से बाजार में मनी फ्लो बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए आरबीआई नहीं चाहता कि ये 100 रुपए पब्लिक की पॉकेट में जाएं। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक के इस पैसे को अपने पास डिपॉजिट करके बैंक को एक दूसरा ब्याज देगा जिसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, और ये इससे ज्यादा होगा तभी बैंक अपना पैसा आरबीआई को देंगे। तो आरबीआई 7.5 अपना रिवर्स रेपो रेट कर देगा, और जैसे ही बैंक को आरबीआई से ज्यादा पैसे मिलेंगे वो पब्लिक को न दे करके आरबीआई को डिपॉजिट करेंगे, और इससे बाजार में मनी फ्लो धीमा हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी सेविंग्स खर्च करते हैं, एक वो जो बैंक से लोन लेके खर्च करते हैं, है ना। तो जो अपनी सेविंग्स खर्च, जो अपना पैसा, सेविंग्स नहीं कहेंगे इसको, जो ऐसे लोग जिन्होंने खर्च करने के लिए ही रखा हुआ है वो पैसा, अगर वो अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं तो आरबीआई उनको क्या करेगी? कैसे रोकेगी? अगर आरबीआई ने अपने रेपो और बैंक रेट बढ़ा भी दिए तो क्या ये लोग रुकने वाले हैं जो अपनी सेविंग खर्च कर रहे हैं? मान लो ये आप हैं, आपने अपने पास 100 रुपए बचा के रखे हैं, उसे आप खर्च करोगे। हाँ, उसी पर आ रहे हैं अभी। आपने 100 रुपए अपने पास बचा के रखे, ये आपके पैसे, आपने बैंक से नहीं लिए, तो आपने खर्च करने का मूड बना लिया है, और इस आदमी ने 100 रुपए बैंक से लोन लिया है, ये इसको खर्च करना चाह रहा है। तो इसको रोकने के लिए तो आरबीआई ने बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा दिए। बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ने से अब इसको ये 100 रुपए बहुत महंगा पड़ेगा बैंक से लेने से, तो ये कम खर्च करेगा। लेकिन ये तो नहीं रुक रहा है ना इससे, ये वाला आदमी नहीं रुक रहा है इससे, क्योंकि इसने तो बैंक से लोन लिया ही नहीं है। तो बैंक रेट बढ़ाए, रेपो रेट बढ़ाए, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि बाजार में इतना पैसा जाए, क्योंकि मनी फ्लो बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा? इसको रोकने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा। ध्यान देना, इसको रोकने के लिए, जो कि बैंक से लोन लेके खर्च कर रहा था, उसको रोकने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा दिए थे। लेकिन जो दूसरा आदमी जो अपनी बचत या अपना पैसा खर्च कर रहा है, इसको रोकने के लिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिए। आधी बात समझ में नहीं आई, अभी आएगी। जैसे ही पब्लिक से 7% और आरबीआई से 7.5% मिलने लगा, अब बैंक को मुनाफा होने लगा आरबीआई में जमा करने के लिए। अब बैंक इस मुनाफे को और ज्यादा फायदा लेने के लिए क्या करेंगे? बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पास, बल्कि पब्लिक का पैसा भी अपने पास लेकर के इसे आरबीआई के पास जमा करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए, और पब्लिक ऐसे तो अपना पैसा बैंक के पास जमा करेगी नहीं, तो ये क्या करेंगे? आरडी की ब्याज दरें बढ़ा देंगे और एफडी की ब्याज दरें बढ़ा देंगे। जैसे ही बैंक ने आरडी और एफडी बढ़ाई, अब ये आदमी जो 100 रुपए खर्च कर रहा था, अब ये इस पैसे को डिपॉजिट करने के बारे में सोचेगा, है ना। जैसे ही ये बैंक में डिपॉजिट करेगा, क्योंकि बैंक इसको ज्यादा ब्याज देगी, वैसे ही बैंक इस पैसे को उठा करके आरबीआई के पास जमा कर देंगे, क्योंकि आरबीआई बैंक को बहुत ज्यादा ब्याज दे रही है। तो इस आदमी की जेब का पैसा कहां पहुंच गया? सीधे आरबीआई के पास पहुंच गया। जो कि बाजार में जा रहा था, कहां पहुंच गया? आरबीआई के पास पहुंच गया। है ना, कितना इंटरेस्टिंग
है ना, कि जो व्यक्ति बैंक से लोन लेकर खर्च कर रहा है उसको रोकने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा दिए, और जो आदमी अपना ही खर्च कर रहा है उसको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ते ही बैंक अपनी सेविंग्स यानी कि जो कि आरडी एफडी जैसी बचत ब्याज दरें हैं उनको बढ़ाएगा और पब्लिक खर्च कम करेगी, बचाएगी ज्यादा। तो दोनों को रोक करके अर्थव्यवस्था में मनी फ्लो धीमा कर दिया, मांग और मुद्रा की आपूर्ति कम होने से डिमांड कम हुई, महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये सब समझने वाली चीजें हैं, समझोगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यहां से आते हैं। कनेक्शन जो है, ये जो आरबीआई बैंक पब्लिक, ये जो आपस में कनेक्शन और इंपैक्ट है इनका, ये समझ गए तो कितने भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो आप आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। रिवर्स रेपो रेट, आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो लोग एब्सेंट हैं फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। लिखें, यह ब्याज की वह दर होती है, यह ब्याज की वह दर होती है जो, यह ब्याज की वह दर होती है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को उनकी जमाओं पर दी जाती है। आरबीआई द्वारा बैंकों को उनकी जमाओं पर दी जाती है, जमाओं डिपॉजिट्स उनकी जमाओं पर दी जाती है। अब यहां पर एक बात और सुन लो कि आरबीआई इस पैसे का करेगा क्या, है ना, और क्या ये ट्रिपल आर वाला मैटर क्या केवल मनी इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि सरकार का भी बैंक आरबीआई है, यानी कि आरबीआई सरकार का भी बैंक है। कहीं कहीं किताबों में आप लिखा हुआ पाएंगे कि ट्रिपल आर को यहां पर डिफाइन किया गया है कि यह ब्याज की वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है, इस तरह से लिखा हुआ है। यह भी बात सही है, आरबीआई बैंकों से कर्ज ले रहा है क्योंकि उस पैसे से सरकार को कर्ज दिया जाना है, दूसरी आवश्यकताएं पूरी करनी है। यानी कि जब सरकार घाटे का बजट बनाती है, जब डिफिसिट मैनेजमेंट करना होता है, तो आरबीआई सरकार को कर्ज देती है, या अन्य आवश्यकताओं के लिए आरबीआई को धन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आरबीआई ट्रिपल आर का प्रयोग करती है। ट्रिपल आर को बढ़ा करके आरबीआई बैंकों से एक तरह से कर्ज लेती है, या इसी को हम कह सकते हैं कि बैंकों के डिपॉजिट्स को अपने पास स्वीकार करती है, या बैंक आरबीआई के पास अपने डिपॉजिट्स जमा करते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू रखें। सेंटेंस क्या था? जमाओं पर दी जाती है। ट्रिपल आर में वृद्धि होने से, ट्रिपल आर में वृद्धि होने से क्या होता है? ट्रिपल आर में वृद्धि होने से क्या होता है? ट्रिपल आर में वृद्धि होने से बैंकों की पूंजी, इस तरह से लिखिए, बैंकों की पूंजी का प्रवाह या फ्लो, बैंकों की पूंजी का प्रवाह आरबीआई की ओर हो जाता है, फ्लो आरबीआई की ओर हो जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाने से, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाने से, बाजार में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाने से मुद्रास्फीति में कमी आती है, मुद्रास्फीति में कमी आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये बाजार है हमारा, और बाजार में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, और मुद्रा के प्रवाह को कम करने के प्रयास यहां पर आरबीआई द्वारा किए जा रहे हैं। तो मुद्रा के प्रवाह को कम करने के दो तरीके हैं, जो मुद्रा ज्यादा है उसको बाहर निकाला जाए और नई मुद्रा को आने से रोका जाए। समझ गए? जो नई मुद्रा आ रही है उसको रोकने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ाए जाएंगे,
बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, ये जो बैंक है इनका पैसा जो इधर आ रहा था वो नहीं आएगा, फ्लो धीमा हो जाएगा। ये सारे कनेक्शन तो मुद्रा के इसी से जुड़े हुए हैं ना। तो जैसे ही बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ेंगे, जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कम पैसा आएगा, क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है उसकी ये ब्याज है, ब्याज बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले से ही जो पैसा इसमें है अर्थव्यवस्था में, उसको बाहर निकालना है, और उसको बाहर निकालने के लिए रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो पैसा यहां पर है उसे कहां पहुंचाना है, उसे बैंक के माध्यम से आरबीआई के पास पहुंचाना है। ठीक है, तो जो ज्यादा पैसा है वो बैंक के पास कब बढ़ेगा, जब आरबीआई अपनी रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे, और जब बैंक अपने देखिए बैंक कुछ नहीं कर रहे, बैंकों से करवाया जा रहा है, आरबीआई बैंकों से करवा रहा है। बैंक मजबूर हो जाएंगे अपने बैंक रेट और बैंक मजबूर हो जाएंगे अपने ऋण ब्याज दर बढ़ाने के लिए, अगर आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ाएगा तो। बैंक मजबूर हो जाएंगे आरडी और एफडी बढ़ाने के लिए, अगर आरबीआई ट्रिपल आर बढ़ा रहा है तो आरबीआई ये सारे काम करवा रहा है, क्योंकि कीमत नियंत्रण आरबीआई का उद्देश्य है, बैंकों का नहीं। क्योंकि बैंक तो व्यापार करने बैठे हैं, और व्यापार में अपना बेनिफिट देखा जाता है, सामने वाले का नहीं। और आरबीआई क्या है, आरबीआई देश की वित्तीय नियामक संस्था है। वित्तीय नियामक संस्था होने के नाते संपूर्ण देश की वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन की जिम्मेदारी आरबीआई की है। तो आरबीआई बैंकों से वो सारे काम करवा रहा है जो अर्थव्यवस्था में कीमत को नियंत्रित करें या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करें। ठीक है, तो ट्रिपल आर के द्वारा इकोनॉमी से एक्स्ट्रा फ्लो निकाला जा रहा है, और बीआर और आरआर से फ्लो आने से रोका जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये हमारी ब्याज दरें थी। देखिए एसएलआर और सीआरआर क्या था, फंड था। ठीक है, उसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड बोलते हैं, एलएएफ। एसएलआर और सीआरआर को हम क्या बोलते हैं, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फंड, तरलता समायोजन सुविधा या फंड, तरलता समायोजन सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी इसको हम बोल सकते हैं। और इनमें जो तीन नाम है, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये ब्याज दरें हैं। जो चौथा हम अभी लिखने जा रहे हैं ओएमओ, वो ना तो फंड है ना ही ब्याज दर है, वो है एक ऑपरेशन, एक मूवमेंट, एक क्रिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं ओएमओ। ठीक है, ओएमओ। अब इसे ओएमओ क्यों कहते हैं, पहले तो यही समझ लें कि इसमें ऐसा क्या है। बाकी सबके साथ हमने रेट देखा, फंड देखा, वो रिजर्व थे, बाकी सब रेट थे यानी कि ब्याज थे, लेकिन ये सबसे अलग है। तो इसे खुले बाजार की क्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें आरबीआई अपने जो बॉन्ड हैं या प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूति समझते हैं, शेयर मार्केट में डिटेल्स बताएंगे, अभी इतना समझिए, प्रतिभूतियां का मतलब होता है शेयर, शेयर या बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड से एक प्रकार के शेयर ही हैं। ये शेयर कैसे हैं, जो कि आरबीआई बेच रही है, आरबीआई बेच रही है, और क्योंकि ये शेयर आरबीआई बेच रही है, इनके साथ सरकार की गारंटी है, इसलिए बहुत भरोसेमंद है, तो इनको खरीदने वालों को नुकसान नहीं होगा। बॉन्ड और शेयर कौन खरीदता है, निवेशक, पब्लिक। क्यों खरीदती है, प्रॉफिट के लिए। 100 का खरीदा है, 110 का बिकेगा तो फायदा होगा ना। तो आरबीआई सीधे पब्लिक को, आरबीआई सीधे पब्लिक को, लेकिन माध्यम तो बैंक से ही रहेंगे ना, बैंकों के माध्यम से। आरबीआई बैंकों के माध्यम से सीधे पब्लिक को ये प्रतिभूतियां बेचती है और वापस इनसे खरीदती है, यानी कि इस ओपन मार्केट के तहत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, इसको हम कहते हैं खुले बाजार की क्रिया।
क्रय का मतलब क्या पहले इसको विक्रय समझिए। विक्रय का मतलब क्या है? जब आरबीआई द्वारा पब्लिक को शेयर बेचे जाते हैं, जब आरबीआई ये जो शेयर है इन्हें पब्लिक को बेचती है, इसको बोलते हैं विक्रय। और जब आरबीआई इनको वापस खरीदती है तो इनको बोलते हैं क्रय। जब आरबीआई ने पब्लिक को यह शेयर बेचा, सपोज करिए कि पब्लिक ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो पब्लिक का 100 रुपया पहुंच गया आरबीआई के पास, और वापस फिर आरबीआई ने इसको खरीदा 105 रुपए में, तो ये 105 रुपए आ गए पब्लिक के पास। अब बताइए, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता बढ़ती है या घटती है? सोच के बताना। आरबीआई द्वारा ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आया हुआ प्रश्न है ये प्रीलिम्स में। मेरा प्रश्न समझ में आया? आंसर दीजिए। अरे इंपैक्ट भूल गए आप। जब आरबीआई अपने शेयर बेचेगा, विक्रय शब्द लिया ना हमने इस्तेमाल में, जब आरबीआई द्वारा पब्लिक को अपनी प्रतिभूतियां बेची जाएंगी, प्रतिभूतियां बेची जाएंगी, तो बाजार में मुद्रा की तरलता तो घटेगी, क्योंकि पब्लिक पैसे देगी ना आरबीआई को, तो पब्लिक की जेब का पैसा आरबीआई के पास जा रहा है। हाँ भाई, कुछ खरीदोगे तो पैसे दोगे ना। तो यहां पब्लिक खरीद रही है किससे? आरबीआई से। पब्लिक ने आरबीआई से जो बॉन्ड खरीदे उसके बदले आरबीआई को पैसे दिए बैंकों के माध्यम से, तो पब्लिक का पैसा कहां पहुंच गया? आरबीआई के पास। तो इससे तरलता क्या होगी? कम होगी ना। और ऐसा कब किया जाएगा? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। बाजार में, अर्थव्यवस्था में तरलता बहुत बढ़ गई है ना, तो उसको बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रयास ट्रिपल आर से किए गए, लेकिन ट्रिपल आर से लोगों ने सेविंग नहीं की, मान लो वो असरदार नहीं रहा, तो पब्लिक से सीधे कांटेक्ट करेगी आरबीआई कि भाई तुम इस पैसे से हमारा बॉन्ड खरीदो, इसमें तुमको बेनिफिट होगा, एक फिक्स ब्याज मिलेगी और मार्केट के हिसाब से वो और बढ़ता जाएगा, जैसे शेयर बाजार बढ़ता है। किस समय? जब इसको कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, तो वो तुलना की जाती है ना पिछले आंकड़ों से। मुद्रास्फीति को कभी ऐसे नहीं कह सकते पिछले आंकड़ों से तुलना करके। बैंक इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा दे रही है। इन्वेस्टमेंट वर्ड सही नहीं है, यहां पर कुछ और कहना चाहती हैं आप। हाँ, बैंक लोन देने पर इंटरेस्ट, बैंक आपको जब लोन देती है तो आपको आपसे इंटरेस्ट लेती हैं, है ना। तो बैंक आपको प्रमोट करती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन लें, और इसके लिए कहती हैं कि उनके इंटरेस्ट रेट कम है इस समय, है ना, ये आप कहना चाहती हैं। तो इससे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी क्योंकि फ्लो बढ़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि किन वस्तुओं के संदर्भ में आप ऐसा कह रही हैं कि कौन सी, क्योंकि महंगाई किसी एक वस्तु के संदर्भ में नहीं नापी जाती ना। महंगाई के अलग अलग क्षेत्र होता है, तो उसमें कुछ वस्तुएं ली जाती हैं, कुछ ग्रुप की वस्तुएं ली जाती हैं। आपको बताएंगे सूचकांक कैसे तैयार होते, तो बताएंगे। उन वस्तुओं के बैलेंस, जो एवरेज कीमत वृद्धि होती है उसके आधार पर, किसी एक वस्तु की कीमत वृद्धि से नहीं। ठीक है, एक ग्रुप में जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत वृद्धि का औसत निकाला जाता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के तहत। यहां पर आपको समझना यह है कि खुले बाजार की क्रिया या ओएमओ के अंतर्गत आरबीआई सीधे जनता को शेयर का क्रय और विक्रय करता है। आरबीआई द्वारा जब शेयर का विक्रय किया जाता है तो इससे मुद्रा की तरलता कम होती है, और आरबीआई द्वारा जब शेयर का क्रय किया जाता है तो इससे मुद्रा की तरलता बढ़ती है। हम बात कर रहे हैं महंगाई को रोकने की, तो महंगाई रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा? प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि ओएमओ के तहत आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, इस तरह से भी प्रश्न आए हुए। ठीक है, लिखिए, पहले इसकी मीनिंग लिखते हैं फिर आगे। ओएमओ के अंतर्गत आरबीआई बैंकों के माध्यम से, ओएमओ के अंतर्गत आरबीआई बैंकों के माध्यम से बाजार एवं वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है।
क्रय विक्रय, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय किए जाने से, आरबीआई द्वारा सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय किए जाने से, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय किए जाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय किए जाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। फलस्वरूप मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। नियंत्रित होती है। समझ में आ गया? तो ये जितने भी आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़े और लिखे हैं, इनमें हमने जितने भी फंक्शन इनके बताए हैं वे सभी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कम करने वाले हैं, है ना? क्योंकि हम मुद्रास्फीति को कम करने का यहां पर उपाय ढूंढ रहे हैं। जब हम मंदी को नियंत्रित करने का उपाय पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीजों में वृद्धि करने की बात हम कहेंगे, क्योंकि वहां मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी और यहां मुद्रा की आपूर्ति घटाई जा रही है। अगर हम संक्षेप में देखें तो हम कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति आती है, और जब मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है तो मंदी आती है। यानी कि जब बाजार में लोगों की जेब में पैसा कम हो और सामान ज्यादा हो तो मंदी आएगी। तो ऐसे में लोगों की जेब में पैसा बढ़ाना होगा, फ्लो बढ़ाना होगा उसको रोकने के लिए, मंदी को। और दूसरी सिचुएशन, जब बाजार में सामान कम है और लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है तो स्फीति आ जाएगी। इसको रोकने के लिए मुद्रा की आपूर्ति घटानी होगी। तो ये सारे काम आरबीआई अपने हिसाब से प्रबंधित करता है, और इन दोनों ही चीजों को, जो दोनों मंदी और स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय हैं, इनको सामूहिक रूप से हम मौद्रिक उपाय ही कहते हैं। ठीक है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी से ज्यादा स्फीति का संकट होता है, तो प्रश्न भी यहीं से ज्यादा आते हैं। ठीक है? समझ में आ गया यहां तक? कल बात करेंगे हम लोग मुद्रास्फीति की माप, मुद्रा को नापा कैसे जाता है, मुद्रास्फीति को कैसे नापा जाता है, मूल्य सूचकांक क्या होते हैं, और सरकार के कौन कौन से मंत्रालय हैं जो इन मूल्य सूचकांकों की गणना करते हैं और इनको तैयार करते हैं, इनका आधार वर्ष क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है? कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट